नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी का सबसे नया शो जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस शो में मेरे और आपके बीच कोई दीवार नहीं होगी, मैं सीधा आपसे संवाद करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। और सबसे पहले बात उन खबरों की जो खबरों की भीड़ से आज आपके लिए चुनकर लाए हैं। सबसे पहले बात होगी बहराइच की, जहां बुलडोजर की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल है कि दंगा क्यों भड़का वहां। जनहित में आज ग्राउंड जीरो की गवाही दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से 5 दिन के हिंदुत्व ब्रेक पर हैं। बिहार के हिंदुओं को जगाने की यात्रा पर चल पड़े हैं। आपको बताएंगे कि यह कैसा प्रयोग है। क्या सलमान खान को सिर्फ 5 करोड़ रुपयों के लिए डराया जा रहा है? सलमान को नई धमकी देने वाला सच में लॉरेंस बिश्नोई है या फिर कोई और? यह भी खबर विस्तार से बताएंगे। उधर दिल्ली वालों को जहर का डबल डोज दिया जा रहा है। हवा से लेकर पानी तक प्रदूषण की ऐसी मार है कि दिल्ली की सड़कों पर हाहाकार है। और बात होगी हमास के उस हेडमास्टर की जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया है। कहां और कैसे मारा गया हमास का सरगना बताएंगे आपको। जनहित में आज सबसे पहले हम बहराइच की हिंसा का पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। अगली 4 खबरों में आप बहराइच के हर पक्ष से 13 अक्टूबर का सच सुनेंगे। हिंसा को लेकर हर पक्ष का अपना अपना सच है। आप ये भी देखेंगे कि जब जब ऐसी हिंसा होती है तो राजनीति कैसे उसमें से अपने लिए ऑक्सीजन ढूंढ लेती है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया। फिर उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने पहुंची तो 2 आरोपियों ने वही हथियार पुलिस पर तान दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और 2 आरोपी ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार बन गए। जैसे ही पुलिस की गोली पैर में लगी, वैसे ही आरोपियों की अकल ठिकाने आ गई और वो अपने किए पर माफी मांगने लगे। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। लेकिन पुलिस का यही एक्शन उसके गले की हड्डी बन गया। पुलिस अपराधियों पर एक्शन ले तो सवाल, ना ले तो भी सवाल। 13 अक्टूबर की हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। वहीं आरोपियों की बहन को डर है कि पुलिस उसके भाइयों को एनकाउंटर में मार सकती है। न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। इस बीच पुलिस ने 5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जज के सामने पेश किया। चूंकि जज कोर्ट में नहीं थे, इसीलिए सभी आरोपियों को कड़ी चौकसी के बीच उनके घर पर पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल मैंने आपके सामने आंकड़े रखे थे कि यूपी पुलिस ने बीते 7 साल में 207 अपराधी मार गिराए हैं। इनमें 6 मुस्लिम और 138 हिंदू थे। लेकिन राजनीति करने वालों को कौन समझाए। बहराइच में आज भी शोर कम नहीं हुआ कि पुलिस ने मजहब देखकर ही वहां पर गोली चलाई थी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच कांड का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार की ठोको नीति पर तंज कसते हुए उन पर संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की हत्या हुई तो कार्रवाई संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि रामगोपाल मिश्रा को सोची समझी रणनीति के तहत मारा गया। बहराइच में गोलियों से भून दिया गया। लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है। हैदराबाद के भाईजान मुंबई पहुंच जाते हैं उनकी टीम। उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। तो ये ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना।
बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर पर सियासी पार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष इसे यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जोड़ रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि दंगा फसाद करना समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। किसने शुरुआत करी है? शुरुआत किसने करी है? कौन किसके घर पर चढ़ा है, झंडा उतारा है? तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी हैं उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पैरवी की जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में केवल अराजकता, दंगा फसाद है। 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले बहराइच कांड ने सभी राजनीतिक दलों को एक मुद्दा दे दिया है, जिसे ढाल बनाकर तमाम नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। राजनेताओं की एक विशेषता होती है, कई बार वो अदालतों से भी पहले नतीजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हम आपको चश्मदीद गवाहों के पास लेकर चलते हैं। एबीपी न्यूज ने बहराइच के ग्राउंड जीरो पहुंचकर ये गवाहियां ली हैं। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को सुने। बहराइच कांड पर राजनीति भी गर्म है और अलग अलग दावों का दंगल भी बहुत तेज है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर दोनों पक्षों से बात की और 13 अक्टूबर के दिन बहराइच का पूरा सच जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमने इलाके के लोगों से पूछा कि आखिर विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल शुरू किस बात पर हुआ था। वो आ रहे थे, मूर्ति विसर्जन वाले आ रहे थे। उसके बाद पूर्व इलाहाबाद बैंक के पास कुछ कहा सुनी हुई उनसे, अब्दुल हमीद से इनसे कुछ कहा सुनी हुई कि इसको बंद कर दो। उन्होंने नहीं बंद किया। तो बंद करना जो गाना बज रहा था, अब ये नहीं जाने कौन गाना बज रहा था, लेकिन गाना कोई बज रहा था तो उन्होंने कहा बंद कर दो। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोनों जने में कुछ वार्तालाप भी हुई। बजाने से एतराज़ था कि गाने से एतराज़? नहीं, गाने जो उल्टे गाने बज रहे थे। भाई जैसे धार्मिक गाना बजता उसमें किसी को एतराज़ किसी नहीं है, और जो गाने आजकल चल रहे उल्टे सीधे वाले, उससे लोगों को एतराज़ था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर गोली चलने की नौबत कब और कैसे आई। शकील अहमद और मोहम्मद शमीम के मुताबिक बहराइच की हिंसा की जड़ में अब्दुल हमीद के घर की छत पर लगा वो झंडा था जिसे रामगोपाल मिश्रा ने बदला था। गोलियां कितने राउंड चली, क्या हुआ? एक ही राउंड चली है, एक बार एक ही गोली चली बस। वो उनके छत पे चढ़ गए, वो झंडा जो धार्मिक लगा था, इस्लामी झंडा, उसको उतारने लगे और फिर जो भगवा लगाने लगे, उसी में फायरिंग हुई। अब्दुल हमीद के छत के ऊपर लोग जो है, जो रेवा के जो थे, वो चढ़कर झंडा लगा रहे थे और उनका अपना मजहबी झंडा जो दीन वाला है उसको उतार रहे थे और अपना भगवा झंडा लहराए थे और गाड़ दिए थे। उसी में उन्होंने लड़के ने जोश खाया और जो कुछ हुआ या किसी ने गोली चलाई। इतना भीड़ थी, इधर के लोग उतार रहे थे कि उतारो उतारो, लगाओ लगाओ, यही नारा लग रहा था। बस उसी में किसी ने गोली चलाई। अब मालूम नहीं किसने चलाई, उनके लड़के ने चलाई या किसी ने चलाई। उस भीड़ में कुछ जान नहीं मिला किसने गोली चलाई। रेलिंग गिरिया अपना हमारा झंडा या इस्लामी झंडा है, ये झंडा लगा रहा है। तुमका कौन जरूरी रहा जैसे तुम्हारे झंडा लगा, हमका कौन जरूरी है उतारे? अब हमरे बच्चे या कोई भी जाए तुम्हारा झंडा उतारे तो तुम छोड़ दे हो। जबकि इलाके में ही रहने वाली रजिया का आरोप है कि यात्रा तो हर बार निकलती है, लेकिन इस बार हिंसा इसलिए हुई क्योंकि पत्थरबाजी हिंदुओं ने की थी। मुसलमान इतने कर रहे नहीं है कि जो पराए गांव की मूर्तियां आवे तो उनको ईंटा अद्धा से मारा जाए या कुछ भी करा जाए। मगर जो हकीकत है तो पथराव मुसलमान ने नहीं किया है, पथराव उन्होंने किया है। ट्राली में भर भर के लेके आए हैं। नहीं तो ऐसे सब दिन मूर्ति आती थी, ऐसे ही आती थी, ऐसे चली जाती थी। उस दिन 3 पौने 2 घंटा जो है खड़ी रही है मूर्ति। किस लिए खड़ी रही थी भाई? दूसरी तरफ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि भीड़ में पत्थर किसने फेंका और गोली किसने चलाई ये उन्होंने नहीं देखा। पथराव किस तरफ से हुआ? पथराव हमने नहीं देखा भाई, भगदड़ देखा, पथराव हमने नहीं देखा ना। एक मुसलमान का लड़का वहीं था, कोई नहीं था, खाली हिंदू थे। गोली चली मगर ये किसने नहीं देखा कि किसने गोली चलाई, ये तो हम लोग देखा। आप वीडियो में आप भी देख लो। बहराइच के मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उसे हिंदू पक्ष ने उकसाया, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर किसी ने पहले से पत्थर और बोतलें इकट्ठा करके रखे थे तो उसके इरादे क्या हैं, इस बात को समझ सकते हैं।
पक्ष की थी जो दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन यात्रा को लेकर निकला था। जब हमने विसर्जन यात्रा में शामिल पक्ष से बात की तो उनके मुताबिक पत्थर दूसरे समुदाय की तरफ से चलाए गए थे। पहले उन लोगों ने पत्थर चलाया है, फिर इधर के लोग जब बढ़े हैं कि वो लड़का उधर चल रहा हो सकता है मार दें, तब तक पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दी। उसमें भीड़ इधर आ गई, उसको वहाँ गोली मार दी। एक लड़का जो इनके घर का था, जिनके घर में वारदात हुई है, इन्हीं के घर का एक लड़का जो है ढेला उठा करके माता जी पर मारा है, तो उनका हाथ टूट गया। बस उसी को लेकर विवाद ज़्यादा बढ़ा, सभी लोग धरने पर बैठ गए। उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ। जब लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ जो है भगी इधर को पीछे की तरफ। वो लड़का उसके बाद में उनके यहाँ से जो है ऊपर छत से ईंटा और डीला चलने लगी। फिर सब लोग फिर से घूमे और वो लड़का छत पे चढ़ गया। छत पर जब वो चढ़ा तो इनके यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ था, जिसको वो निकालने लगा। झंडा निकालना कितना ठीक है? मतलब आप सामान्य तौर पर किसी के घर में कोई झंडा लगाए, क्या वो उतारना ठीक था? नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं था, लेकिन जो उनका कृत्य था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। गुस्सा दिलाने वाला, उपद्रव करने वाला उनका कृत्य था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दूसरे पक्ष ने सुनियोजित तरीके से पहले ही हथियार और पत्थर जुटा कर रखे हुए थे। सुनियोजित था, ये कोई उस समय की त्वरित बात नहीं थी कि तुरंत सोच। कोल्ड ड्रिंक की ढेर सारी बोतलों के कांच के निशान जी बहुत सारी मस्जिदों से भी चल रहे थे। हम लोगों ने तो समझा था कि इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ से भी जो है कांच की बोतल और जो है ईंटा रोड़ा सब अंदर से चल रहे थे, हर प्रत्येक घर से। हालांकि पंकज कुमार वाजपेयी बहराइच हिंसा की जड़ में कुछ और ही वजह बता रहे हैं। उन लोगों का त्योहार जो बारह वफात पड़ा हुआ था, बारह वफात में उन लोगों ने जो अपने धार्मिक झंडियाँ वगैरह लगाई थी पूरी रोड पे यहाँ से वहाँ तक, वो लगी थे। फिर उसके बाद में जब हमारा त्यौहार आया तो ये हम लोगों ने अपनी झंडियाँ लगा दी रोड पे, उस वैसे गेट बना करके। ये प्रतिशोध उन लोगों का उसी जगह से बना हुआ था और ये लोग तभी से जो है विवाद करने के विचार में थे और फिर मौका देख करके इन्होंने जो है विवाद शुरू कर दिया। और अब बड़ा सवाल वो ये कि क्या सीएम योगी बहराइच में भी बुलडोजर न्याय करेंगे, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। सवाल इसलिए क्योंकि बहराइच में जिन मकानों पर लाल निशान लग गया है उनमें अब्दुल हमीद का भी मकान है। तेरह अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में बहराइच की यही गलियां रामगोपाल मिश्रा नाम के नौजवान के खून से लाल हो गई थी। आज उन्हीं गलियों में कई मकानों और दुकानों पर फिर एक बार लाल निशान दिखाई दे रहा है। कई मकानों पर प्रशासन की ओर से नोटिस भी चिपकाए गए हैं। इस नोटिस में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि जिन मकानों पर लाल निशान और नोटिस चिपकाए गए हैं उनमें बहराइच कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का भी मकान है। अब्दुल हमीद और उनके बेटों पर ही रामगोपाल मिश्रा की हत्या का आरोप है। ये नोटिस लोक निर्माण विभाग की ओर से लगाए गए हैं। अब्दुल हमीद समेत दूसरे लोगों के मकानों पर चिपके इस नोटिस में लिखा है कि कुंडासर महसी नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग पर 60 फीट के दायरे में बिना अनुमति लिए कोई भी निर्माण कार्य अवैध है। 3 दिन के अंदर या तो अनुमति के पेपर दिखाए जाएं या अवैध निर्माण खुद तोड़ दें। ऐसा नहीं करने पर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण हटवाया जाएगा। यानी साफ है कि आज नहीं तो कल इन मकानों पर बुलडोजर चलना तय है। इलाके के लोगों का कहना है कि मकानों पर लाल निशान तो 2 साल पहले ही लगा दिए गए थे, लेकिन तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद प्रशासन अचानक एक्शन में आ गया है। ये सड़क की नपाई हो रही थी, उसी में अतगल में हटा रहे थे, झोंट सर लगा दिए थे। अच्छा, तो मतलब इतने दूर तक क्या उनको तोड़ना था ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, वैसे लगा दिए थे। जो घटना हुई इसके बाद ये लाल निशान लगाए गए हैं? और ना ऐसा नहीं, कुछ नहीं, 2 साल पहले का है। जानकारी के मुताबिक कुल 23 मकानों पर नोटिस चिपकाया गया है, जिनमें 20 मकान मुस्लिम समुदाय के हैं और 3 मकान हिंदू समुदाय के। ये जो घर है जहाँ पर ये लाल निशान लगा है, ये अब्दुल हमीद के घर के बगल का ही घर है और इस तरीके से इस लेन में कई जगहों पर लाल निशान लगे हैं। इसको लेकर कुछ जगहों पर ये बात की चर्चा हुई कि शायद इन चीज़ों को तोड़ना है या इस तरीके के किसी कारण से लाल निशान लगे हैं।
पीड़ित पक्ष का कहना है कि सरकार बदले की नीयत से उनके मकान तोड़ना चाहती है, जबकि प्रशासन की दलील है कि जिन लोगों को अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया गया है उनमें ज्यादातर का बहराइच हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे चुनाव की, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड से पहले बिहार की, जहां पर चुनाव साल भर के बाद होना है। लेकिन क्या 2025 में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बिहार बनेगा? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के 5 दिन हिंदुत्व ब्रेक पर जाने से ये सवाल खड़े हुए हैं। गिरिराज के हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा शुरू करते ही बिहार में पारा चढ़ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा पाठ के साथ यात्रा की शुरुआत की। बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। गिरिराज सिंह ने यात्रा की शुरुआत के साथ ही बटोगे तो कटोगे वाली बात दोहराकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। तो हिंसा भड़काने के लिए जा नहीं रहे, हम तो हिंदुओं को एकत्रित करने जा रहे हैं। पूरे देश की स्थिति में हम अपने को संगठित करने जा रहे हैं। संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में गिरिराज ने रैली की, हिंदू मुसलमान से शुरुआत की और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र करते हुए लेबनान और इजराइल तक पहुंच गए। नसरुल्लाह को इजराइल मारता है तो हैदराबाद के भाईजान बम्बई पहुंच जाते हैं उनकी टीम। भागलपुर की गलियों से निकलते हुए गिरिराज की यात्रा अगले पड़ाव की तरफ बढ़ी तो शहर में जाम की स्थिति बन गई। यात्रा कल कटिहार पहुंचेगी। जिस इलाके में गिरिराज हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यही वजह है कि विपक्ष इस यात्रा पर सवाल उठा रहा है और बिहार की सियासत गरमाई हुई है। गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से निकलने के बाद कटिहार, पूर्णिया, अररिया से होते हुए किशनगंज में जाकर खत्म होगी। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है। कटिहार में मुस्लिमों की आबादी 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38% है। गिरिराज की यात्रा उस भागलपुर से शुरू हुई है जहां पर 1989 में हुए दंगे के दाग आज भी मौजूद हैं। गिरिराज यहां से यात्रा शुरू कर एक खास किस्म का मैसेज जनता को देना चाहते हैं। लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रदूषण की डबल मार पड़ी है। हवा हो, पानी हो, हर जगह सिर्फ प्रदूषण की ही कहानी है। और हाल यह है कि रास्ता खोजने की बजाय टोपी ट्रांसफर का खेल इस वक्त राजधानी में चल रहा है। त्योहारों के मौसम में दिल्ली पर ये दोहरी मार है। पहली तस्वीर दिल्ली के अक्षरधाम में आज सुबह की, सड़क पर धुंध की चादर। ये धुंध नहीं, प्रदूषण की चादर। दूसरी तस्वीर यमुना नदी की, जहां झाग की मोटी परत ने कब्जा जमा लिया है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री सुबह जब कालिंदी कुछ पहुंची तो वहां डराने वाला नजारा दिखा। ये जो आपको लेयर नज़र आ रहा है 2-3 हिस्सों में बटा हुआ, ये लेयर दरअसल दिल्ली की इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और आसपास के घरों से निकला हुआ टॉक्सिन्स है और इसको हाथ में लगाना भी मुश्किल है। आप समझिए कि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इसमें स्नान करते हैं, ये इसमें बिल्कुल कीड़े चल रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे आपको कीड़े नज़र आएंगे, प्लास्टिक नज़र आएगा। ये हालात तब हैं जब सरकार दावा करती है कि हमने यमुना को क्लीन कर दिया है। 35 साल से यमुना में नाव चला रहे शकील ने निधि को बताया झाग की वजह से उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। मेरी दोनों आंखें खराब हो चुकी इस पानी से, और अगर मेरी आंख खराब हो गई तो मैं अपने बच्चों को क्या कमा के खिलाऊंगा। मैं सरकार से पूछता हूँ क्यों नहीं कर रहा साफ, ये रोजी रोटी है मेरी। सरकार कभी आती है यहाँ? सरकार तो वह कुर्सी पे बैठी रहती है नवाब बन के। 3 हफ्ते बाद छठ का त्योहार मनाने लोग इसी पानी में उतरेंगे। सोचिए किस हाल में पूजा करेंगे। हवा और पानी दोनों के प्रदूषण ने पॉलिटिक्स का पारा हाई कर दिया है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा हर साल इस मौसम में गर्म होता है, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। वैसे दिल्ली सरकार का दावा है कि पानी का प्रदूषण कम करने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। हालांकि खराब हवा के लिए दिल्ली सरकार पड़ोसी उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली में 2000 हम इलेक्ट्रिक बसें चलाते हैं, हरियाणा और यूपी में कितनी चलाते हो?
सारा आनंद विहार आज धुआं धुआं हाड़ा पड़ा है। सारे उत्तर प्रदेश से डीजल की बसें BS3 BS4 की बसें आ रही हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी प्रदूषण घटाने वाली पार्टी है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश तय कर रखे हैं। आज भी मीटिंग हुई, लेकिन बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला मास्क लगाकर स्मॉग टार पहुंच गए और बंद ताले को दिखाते हुए प्रदूषण से निपटने के दिल्ली सरकार के इंतजाम पर सवाल उठाने लगे। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। स्मॉग टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉग टावर पर ताला लगा है। पहले पंजाब और हरियाणा की पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, अब यूपी हरियाणा की बसों पर दिल्ली सरकार ने ठीकरा फोड़ दिया है। जैसे जैसे मौसम बदलेगा, अभी आने वाले दिनों में प्रदूषण का लेवल और खतरनाक होगा। दिल्ली वालों का दम घुट रहा है और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश राजधानी में लगातार जारी है। हर एक जानकारी ABP न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इजरायल ने इस्माइल हानिया के बाद हमास के नए चीफ याहवा सिनवार को भी खत्म कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स के ड्रोन कैमरे की इसी तस्वीर ने हमास के नए चीफ याह्या सिनवार की मौत पर मोहर लगा दी। याह्या सिनवार मर चुका है। इजरायली फौज के हाथों राफा में उसकी मौत हुई। गाजा में ये युद्ध का अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है। खंडहर बन चुकी इस इमारत में सोफे पर बैठा दिख रहा शख्स आतंकी संगठन हमास का नया चीफ याह्या सिनवार है, जो इजरायली सेना के हमले से बचने के लिए गजा पट्टी के रफा इलाके की इसी इमारत में छिपा हुआ था। हमले के बाद सिनवार के खात्मे की पुष्टि के लिए इजरायली सेना ने उसके ठिकाने पर ये ड्रोन कैमरा भेजा। तब पूरी तरह घायल और धूल से सराबोर सिनवार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। याह्या सिनवार के हाथों में एक छड़ी दिख रही है। इसी छड़ी से सिनवार ने मरते मरते इजरायली ड्रोन कैमरे को गिराने की कोशिश की। सिनवार के खात्मे के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब हमास का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि जुलाई महीने में इस्माइल हानिया की मौत के बाद हाल ही में याह्या सिनवार ने संगठन की कमान संभाली थी, लेकिन इजरायल ने 2.5 महीने में ही हमास को दूसरी बार बड़ा झटका दे दिया। बात करेंगे सलमान खान की। क्या सलमान खान को सिर्फ 5 करोड़ रुपयों के लिए डराया जा रहा है? सलमान को नई धमकी देने वाला सच में लॉरेंस बिश्नोई है या फिर कोई और? मुंबई पुलिस सलमान को कल मिली धमकी की जांच कर रही है। सलमान की जान की कीमत 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ दे दो तो बख्श देंगे सलमान की जान। 5 करोड़ नहीं दिए तो बाबा सिद्दीकी से बुरा अंजाम। ये नई धमकी है जो सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मिली है। सलमान को धमकाने वाले ने इस बार नया पता चुना। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को कल एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उसी में यह धमकी थी। धमकाने वाले ने आगे लिखा, सलमान और लॉरेंस का मैटर सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत होगी और वो है 5 करोड़ रुपए। सलमान जिंदा रहना चाहते हैं तो इसे हल्के में ना लें। इस अनजान धमकी पर मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई। हालांकि और अब आज का जनहित एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सलमान खान को मिल रही धमकियों और काले हिरन के मामले पर उनके पिता सलीम खान ने ABP न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद से खास बातचीत की है। हर सवाल का जवाब इस इंटरव्यू में देखिए। सलीम साहब, आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय पॉडकास्ट, है ना, ऑन द ABP प्लेटफॉर्म। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत तो बहुत सारी चीजों से करना चाहती हूँ। अलग अलग चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं सलीम साहब, किससे शुरुआत करूं, पर मैं सिंपल आपसे पूछती हूँ। आज सभी निपटा दीजिए। एक ही बार में निपटा दूं? बाद में मौका मिले ना मिले। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सलीम साहब? लोगों ने इधर उधर
कह रखा है कि छोड़ेंगे नहीं, तो कोई तो सक्सेसफुल होगा। अरे सलीम साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आई एम वेरी कंफर्टेबल, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Is there some sort of a stress, Salim साहब? Is there some sort of a stress? सिर्फ थोड़ी सी एक आज़ादी जो है कि निकलने फिरने की, कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो तो जो कह रहे हैं पुलिस वाले, जो कह रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन टू देम। हाँ, उसमें कोई बेरवाह की बात नहीं, बेरवाह को हम तो जाएंगे निकलेंगे, क्या फायदा है इन चीज़ों का। सो बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? सब कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ एक ज़माने में हम बैठते थे, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ उस कंपाउंड से भी आके कोई कर सकता है। वो यहाँ बैठते थे तो यहाँ गोलियाँ चली हैं, तो कहा यहाँ मत बैठिए, ठीक है। पुलिस के द्वारा रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज वी हैव टू लिसन टू देम, वो हमारे लिए कर रहे हैं ना ये सब। हाँ, आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। नेचुरली हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर हम उनसे कहें कि हम क्या क्यों यहाँ नहीं बैठे हैं, अननेसेसरी उनको करना है। आप ये बात शुरुआत में ही आपने ये कह दिया सलीम साहब, तो मुझे बताइए कि बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से भरे मुंबई के सेंटर में एक भीड़ भाड़ के इलाके में उन्हें गोली मार दी जाती है, he was close to the family, he was close to Salman. How have you been affected? How has the family been affected? तो दोस्त था, मिलता था, और बहुत पुराना दोस्त था सलमान में, इनके स्कूल में साथ पढ़ता था, ऑल दैट। तो नेचुरली अफसोस तो हुआ, गए भी उसके फ्यूनरल पे गए भी सबके सब, बच्चे ऑल दैट था। अब क्या कर सकते हैं, ही डाइड। और अच्छा आदमी था, बहुत से लोगों की उसने मदद भी की थी। अब कुछ लोगों के साथ उसका पंगा भी होगा वो तो हमें पता नहीं, उसकी लाइफ के बारे में सब तो पता नहीं बट एज फार एज वी आर कंसर्न, ही वाज वेरी क्लोज टू अस। और वो तो सबको ही मालूम है कि मैं किसी भी पास वाले को, या जो उससे दोस्ती करेगा, या जो उसके घर पे जाएगा, या जो उससे मिलेगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। करिए, बोल दीजिए इनका। देखिए, अब इससे पहले भी जब हुआ था, थ्रेट आया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, इज्जत और ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत, ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था कि इज्जत, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, ये मेरे हाथ में है। तो अगर इनके हाथ में है तो ठीक है, देखेंगे। अच्छा, और माफ़ी मांग लो। किससे माफ़ी मांगूँ? माफ़ी मांगी जाती है उससे जिसके के साथ आपने कुछ किया हो। चर्च में भी जब कन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको कि आपने धोखा दिया, कि साहब मैंने आपको धोखा दिया, साहब मैंने आपको दुख पहुंचाया, साहब मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कन्फेशन का भी मतलब ये होता है कि आपने जो गुनाह किया है, आपने जो किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, उससे जाके माफ़ी मांगो। अभी आप दरख्त के सामने जाके खड़े हो के कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर देना, या कहीं जाके किसी मूर्ति के सामने जाके खड़े होते हैं मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ़ दी हो, या जिसको धोखा दिया हो, जिसके पैसे खा गए हो, वो कुछ भी कर लीजिए। मैं जाके वहाँ गांधी जी के वहाँ जाके कभी गया हाँ, तो मैं बहुत बड़ा गांधी जी का फॉलोवर हूँ, महात्मा गांधी का। तो मैं क्या कहूँगा, गांधी जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गांधी जी क्या कहूँगा, जाके भाई कहूँगा कि मैं आपका फॉलोवर हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपको पढ़ा है, और मैं आपकी चीज़ों को जो आपने लिखी हैं उनको फॉलो करता हूँ। तो ये एक बार जब माफ़ी किस बात की माफ़ी मांगूंगा? अभी सुना है कि कोई डिमांड आई है कि 5 करोड़ दे दो, हम माफ़ कर देंगे। तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं ये एक्सटॉर्शन का केस है। चलिए तो कहाँ देखे जाओगे, कब तक दो? सलीम साहब, आप कहते हैं एक्सटॉर्शन का केस है,
लॉरेंस बिश्नोई कहता है, लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान को अब कई सालों से ये थ्रेट देके रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ। नहीं तो तुम आकर माफी मांगो, और माफी मांगो जो बिश्नोई कम्युनिटी की सबसे मानी हुई मंदिर है राजस्थान में, वहां जाकर हाथ जोड़ो, माफी मांगो और तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या ये सलमान करने वाले हैं? माफ कर, मगर ये कहना जो है, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है। मारा ही नहीं है, मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। इसलिए क्या हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। एक दिन लड़की ने मुझसे कहा कि किसी के सामने का, सलीम साहब बहुत शरीफ बारिश में, सलीम साहब बहुत शरीफ आदमी हमारे साथ वॉक करते हैं, सुबह ज़मीन पे देख के चलते हैं, ऊपर देखते ही नहीं है। मैंने कहा इसलिए नहीं आप किसके लिए कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कोई बारिश में जो कीड़े मकोड़े वो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए, तो मैं उनको बचाता हुआ चलता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तुमने कितने जानवरों को बचाया है या उनको आपने कोई जख्मी अगर हैं तो उनको ठीक किया है। यहाँ जहाँ बीइंग ह्यूमन जहाँ हो रहा है या हो रहा था अभी तक, उसका अगर खोल किताब में कितने लोग आते थे, यहाँ लाइन लगी होती थी, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगी होते थे एवरी डे सुबह। जब तो ये जब से कोविड हुआ, जब से मना कर दिया उन्होंने कि 144 लगा हुआ था, नहीं तो एवरी डे सुबह के पेपर लेके आते थे, किसी को ऑपरेशन कराना होता था, किसी को हॉस्पिटल करना होता था। एवरी डे देयर यूज्ड टू बी मोर देन 300-400 पीपल। और सारी हमारे पेपर भी देख लीजिए, सारी हमारे पेपर भी देख लीजिए, और डॉक्टर हैं जो यही काम के लिए है कि उसको करते हैं, उसका वो करते हैं, इलाज करते हैं, और क्या करते हैं। सलीम साहब, बाबा सिद्दीकी को मारा गया, उसके बाद एक नैरेटिव मीडिया में बन रही है, पुलिस के सूत्रों से भी खबर आती है, पर ये इन्फॉर्मेशन अब फ्लोट कर रही है कि भाई इस बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाने पे लाया गया, इसलिए उनकी मर्डर की गई क्योंकि वो सलमान को लॉरेंस बिश्नोई से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पूरे नैरेटिव में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या जब पुलिस वालों ने ये जिम्मेदारी ली है, जब ले रहे हैं, और हम लोग भी जो हैं कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या, एवरीबडी वुड लाइक, एनीबडी वुड लाइक टू सेव हिमसेल्फ। यहाँ बोलते थे कि यहाँ गोली चलाई कि यहाँ मत बैठना, वहाँ से जाके कोई भी आप मार सकता, मना कर देते थे, बैठना छोड़ दिया। यहाँ सलमान को अब अलाउड नहीं है इस खिड़की पे बैठना? खिड़की में नहीं है अलाउड, नहीं, मतलब यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। हाँ, अगर ये जिंदगी जो है, ये आदमी का, ये जो कभी भी जा सकता है, किसी भी वजह से जा सकता है। हाँ, परिवार कितनी स्ट्रेस में है क्योंकि कई समय से, बहुत समय से ये थ्रेट बार बार आ रही है। आज सुबह भी एक थ्रेट, शायद वर्ली में एक FIR दर्ज हुई है, फिर कोई थ्रेट है सलमान को। लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से जो थ्रेट है बार बार हो रहा है, चिट्ठी आ रही है, शूट, यहाँ 2 गोलियां भी मारी गई जो घर के अंदर लगी। हाउ इज द फैमिली डीलिंग विद दिस प्रेशर? फैमिली इज डीलिंग, ऐसा नहीं कि फैमिली बहुत खुश हो रहा है, नहीं है। फैमिली में एक टेंशन है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, मगर क्या हो सकता है। हाँ, उसका इलाज किया कि माफ़ी मांग लो, कि किससे माफ़ी मांग लो, क्यों मांग लो, तो कोई गुनाह क्या है, कोई आपने देखा है, आपको मालूम है, आपने इसकी जांच पड़ताल की है क्या, समझे। रोज से हो रहा शिकार, बल्कि हमने तो कभी बंदों को यूज़ नहीं किए। ये क्या घर में, क्या आपको लगता है ये सारे जो थ्रेट्स हुए, ये इंसिडेंट हुई, फायरिंग की, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन बहुत हो गए घर में? रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि आप जब जाते हो तो आपके साथ एक जो लोग जाते हैं, जो भी कुछ पुलिस वाले भी जाते हैं,
अब ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टैक्स पेयर हैं, हेवी टैक्स पेयर हैं। ये गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि हमको वो दे सिक्योरिटी, तो लिए सिक्योरिटी है। Are you scared for Salman? Are you scared for Salman? नहीं, सलमान की कितने नहीं है कि नहीं, सलमान को मालूम है कि ये चीज़ चल रही है। और सलमान भी किससे जाके माफ़ी मांगे? ये जो माफ़ी मुझसे मांगो, किससे जाके मांगे? आपने कितने लोगों से जाके माफ़ी मांगी यार? आपने कितने जानवर पाले हैं, या जितने जानवरों की आपने जान बचाई है, अब वो इमीडिएटली आपने कहा कि इसको मारा है। आपको नहीं देखा है, आपके सामने हुआ है, समझे? आपने देखा है मारा हुआ क्या? ये ऐसे ही मार दिया सलमान ने। सलीम साहब, yeah, you tell me. ये एक एक्सटॉर्शन है कि नहीं तो मार देंगे। एक्सटॉर्शन है। हाँ, तो माफ़ी मांगो, उसके बाद अगर माफ़ी मांगने के बाद बात नहीं तो नहीं, हम इसको इतना दो, किसको तो पैसे दो। आज पैसे की भी बात होगी तो आप किसको दो, कहाँ पहुँचेंगे वो? हाँ, यानी कितने हर आदमी आता है, वो अपनी राय देता है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। जो कहेंगे पुलिस वाले जो जिनका ये काम है, जो हमारे को वो कर रहे हैं, दे रहे हैं सेफ्टी, वो जो बोलते हैं वी फॉलो इट। और इनको क्या मालूम क्या है कि किसने किया है, क्या किसको मालूम नहीं है। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जितने भी लोग, उनको तो पुलिस को तो मालूम है ना क्या कि ये लोग सब जाते हैं। तो कितने लोगों से आपने माफ़ी मांगी और आई है, और कितने लोगों को से आपने पैसे लिए? सलीम साहब, आपको लगता है कि बाबा सिद्दीकी की ये जो मर्डर किया गया है उनका, वो सलमान की वजह से ऐसा आपको लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, इससे आई डोंट थिंक इससे कोई ताल्लुक है। आपको नहीं लगता? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट थिंक इसलिए कि बाबा सिद्दीकी का इससे क्या ताल्लुक है? हाँ। क्योंकि ये बहुत नैरेटिव बन गई है मीडिया में कि इसकी वजह से हुआ होगा। किसी भी चीज़ का बना दीजिए रीज़न। जी, आपने हमको सलाम नहीं किया, अब हम आपको मार देंगे। आपने हमको नमस्ते नहीं किया, अब हम मार देंगे। सलीम साहब, एक ऐसी बात जो मुझे भी बहुत समय से सुनने में आती है, आज मुझे मौका मिला है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट ब्लैकबक की हुई सलमान से रिलेटेड, ये सलमान ने तो गोली चलाई ही नहीं थी। हाँ, कि सलमान जो है वो जानवर को उससे बहुत प्यार करता है। उसके पास एक कुत्ता था, उसने जब तक वो जिंदा था, जब तक उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको रखा। और जब वो बीमार हुआ और मरा है तो सलमान रोया। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया कुछ नहीं? तो कहने मैं तो था भी नहीं, और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको नहीं है ये शौक़ कि जानवर मारने का। ये जानवरों से मोहब्बत करता है वो। हाँ। सलमान खान के पिता सलीम खान को तमाम मुद्दों पर जवाब देते हुए आपने सुना। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, जो आपको रखे आगे।